हाँ चलिए देखिए, तो जो हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं क्या से, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आज उसके आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज हमको क्या पढ़ना है, डिविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले के लिए ग्राफ बनाना है ना, तो मतलब हम लोग डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाएंगे और उसके लिए देखेंगे। तो नीचे वाला जो मीडियम 2 है वो डेंसर है, और मीडियम 1 जो है वो रेयर है, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बच्चों देखो, हमको क्या पता है, पहला चीज ये पता है, सपोज थीटा 0 से चालू करते हैं। थीटा कहां से चालू करते हैं, 0। जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये तो बिना रिफ्रैक्शन के कहां चले जाएगा, बाहर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है, 0। और ये दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में भी एंगल क्या है, 0। तो ग्राफ कहां से चालू हो रहा है, 0। ग्राफ कहां से चालू हो रहा है, 0। फिर देखो, अब मैं क्या करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, सपोज मैं ये एंगल ले रहा हूं θ1, तो क्या होगा, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो गया। अगर इंसिडेंट रे सीधा जाता तो कैसे जाता, ऐसे ही जाता। तो एंगल ऑफ डिविएशन अब क्या आएगा, ये आएगा डेल। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन होता है ओरिजिनल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। ये डेल को क्या लिख सकता हूं, ये देखो, ये θ1 था, ये क्या था, θ1, तो ये सीधा गया, ये सीधा गया, ये कितना है, θ1 है, θ1। और ये पूरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं डेल को क्या बोल सकता हूं बच्चों, इस केस के लिए जब लाइट बाहर आ रही है, तब के लिए मैं डेल को क्या बोल सकता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r माइनस θ1। समझ में आ रही बात, क्या हो रहा है, डेल r माइनस θ1, ये समझ में आई बात, ठीक। तो जैसे जैसे अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा, डेल भी बढ़ता जाएगा, डेल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ी 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 बढ़ी, अब आप देख रहे हो क्रिटिकल एंगल पे, ये कौन सा एंगल है बच्चों, क्रिटिकल एंगल। क्या होता है क्रिटिकल एंगल पे, जब ये लाइट रे आती है और ये जस्ट सरफेस को ग्रेज करते हुए बाहर चली जाती है, उस वक्त मैं क्या बोलता हूं, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, 90 डिग्री, और इस एंगल को क्या बोलता हूं, सी। इस एंगल को क्या बोलता हूं बच्चों, सी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये हो गया सी। अब ये सी आ गया, तो डेल बराबर क्या होगा, डेल बराबर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ये सीधा जाता, तो ये एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो गया ये, 90 माइनस सी, या पाई बाई 2 माइनस सी बोल सकता हूं बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कितना हो गया, 90 माइनस सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, तो आर बराबर 90, और θ1 का वैल्यू क्या है, सी, तो पाई बाई 2 माइनस सी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा 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 वैल्यू और कहां इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस सी पे, क्लियर। अब क्या होगा, 90 के बाद अब सडनली एंगल नहीं बढ़ेगा, थीटा सपोज एंगल क्रिटिकल एंगल पे, और क्रिटिकल एंगल से मैं 0.00001 भी, इनफाइनेटली स्मॉल भी चेंज कर दिया, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, सी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सी समझ रहे आ रही कि बात, सी से क्या हो गया, अभी रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, और ये क्या आ गया बच्चों, डेल आ गया, ठीक। तो ये तो रिफ्लेक्शन वाला डेल्टा है, रिफ्लेक्शन वाला डेल्टा तो अपन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन वाला डेल्टा क्या होगा, 180 माइनस 2i, पढ़े 180 माइनस 2i। तो यहां से जैसे ही हल्का सा सी आगे बढ़े, तो ग्राफ अब यहां से चालू हो जाएगा। तो कंटिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, जो है कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद क्या होने लग रहा है, रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए यहां पर ग्राफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। अब उसके बाद क्या होगा, जितना आप एंगल ये बढ़ाओगे, और बढ़ाए एंगल, तो वे तो अंदर ही जाना है, सी से बढ़ाओगे तो वो भी अंदर ही जाना है, तो यही वाला फॉर्मूला चलेगा। और इस वाले फॉर्मूले का सी की स्लोप क्या है, माइनस, तो नेगेटिव स्लोप के साथ चलेगा, ठीक। और जस्ट पाई बाई 2 मतलब लगभग समझ रहे हो, ग्रेस करते हुए आ रहा है बाहर, तो ग्रेस करते हुए चले जाएगा अंदर ही। आ रही बात समझ में, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है, देखो ऐसे ग्रेस करते हुए आ रही है, तो टकरा के ऐसे ग्रेस करते हुए चली जाएगी, तो क्या होगा 90 और 90, तो 90 पे एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, ये दोनों लगभग
एक ही डायरेक्शन के अलाउंग, तो 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ऊपर से ऐसा। ठीक, तो लाइट जब डेंस से रेयर ट्रेवल करी है उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ है। तो क्रिटिकल एंगल तक अलग स्लोप चलता है बच्चों, उसके बाद ग्राफ डिसकंटिन्यूड होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू हुआ, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन का डिफ्लेक्शन फॉर्मूला लग जाता है। क्लियर है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आया? और रिफ्लेक्शन के लिए तो ऐसे ही वाला पढ़े थे बच्चों, टोटल ऐसे वाला जो था। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन था तो ऐसे ही वाला पढ़े थे। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन। बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलिए अगला चीज देखते हैं बच्चों, क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या देखते हैं बच्चों? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सपोज, इससे सवाल आता है बच्चों, अच्छा खासा सवाल आता है ना? तो देखो, सपोज अपने पास एक बाउंड्री है ऐसी। ठीक, ये क्या है? बाउंड्री। अब ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। ठीक, मीडियम 2 जो है वो सपोज लो डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर। और मीडियम 1 जो है वो क्या है? रेयर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी हम लोग, ये समंदर है, पानी, और ऊपर एयर है। नीचे समंदर और ऊपर एयर। मान के चलो समंदर से कुछ डेप्थ में, जो सी लेवल है उससे कुछ डेप्थ में एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। लाइट का क्या है? पॉइंट सोर्स। टू बी प्रिसाइज कितने डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं। ये सपोज पानी की फ्री सरफेस से वर्टिकली कितना दूर है? h डेप्थ पे है। ठीक, और मान के चलो ये p पावर एमिट कर रहा है। कितना पावर एमिट कर रहा है? p पावर। पावर मतलब समझ रहे हो ना? पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है p पावर से। तो वो जो एनर्जी एमिट करता है पॉइंट सोर्स, वो उसका स्फीयर बनता है ना? क्या बनता है उसका? स्फीयर। अब सपोज ऊपर में कितना लाइट रिसीव हो रहा है ये देखते हैं। तो सपोज एक लाइट रे यहां तक गया। ठीक, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, ये बाहर चले गया लाइट, तो ये लाइट रिसीव हो गया। लेकिन ऐसे ही मैं दूर जाते जाऊंगा, दूर जाते जाऊंगा, तो बच्चों लाइट तो डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहा है ना। अगर मैं पहुंच गया कहां? क्रिटिकल एंगल पे, तो फिर लाइट ऊपर पहुंचेगा? नहीं। क्लियर? लाइट ऊपर पहुंचेगा? सेम इस डायरेक्शन में। अगर मैं पहुंच गया कहां पर? क्रिटिकल एंगल पे, तो लाइट ऊपर पहुंचेगा? नहीं, तो लाइट नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो एक कोन बन जाएगा पानी की सरफेस पे ऐसा, और ये सर्कल से ही लाइट विजिबल होगा। यही सर्कल में ही लाइट जो होगा विजिबल होगा, बाकी इधर और उधर विजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी सर्कल को क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं इसी को? सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेंस। क्योंकि इसके आगे का लाइट रे क्या होगा? अगर सपोज इसके आगे लाइट रे जा भी रहा है तो वो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है ना, तो यहीं तक का जो है, जहां तक ये है वहां तक विजिबल होगा। अब मान के चलो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, और बाहर एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। या छोड़ो, म्यू 2/म्यू 1 ही ले लो। क्या ले लो? म्यू 2/म्यू 1 ही ले लो। तो क्या अपन ये डिराइव कर सकते हैं कि ये जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा? डिराइव कर सकते हैं। देखो, ये एंगल थीटा सी है बच्चों, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा सी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो पानी कितने हाइट पे नीचे है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर बाय एच। तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियस एच टेन थीटा सी। समझ में आया कि नहीं? क्या आएगा बच्चों? एच टेन थीटा सी। तो इतने रेडियस का सर्कल ऑफ क्या बनेगा? इल्यूमिनेंस। तो आपको कई बार पूछता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का एरिया बताइए, या कई केस में क्या पूछ देता है? पावर कितना रेडिएट हो रहा है बाहर, ये पूछ देता है। तो बच्चों ये पॉइंट सोर्स है, ये तो पूरा एक स्पीयर बना रहा होगा ना एनर्जी का। क्या बना रहा होगा? स्पीयर बना रहा होगा। तो ये बाकी तो पानी अंदर चले जा रहा है, ये पार्ट जो स्पीयर का बन रहा है, ये वाला पार्ट, मतलब ये बेस के साथ,
ये इतने पार्ट में जो एनर्जी है वही तो बाहर आ रही है, या इतने पार्ट में जो पावर है वही तो बाहर आ रहा है। जैसे मैं डायग्राम थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, देखो। मान के चलो ये आपका पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स कैसा बना रहा होगा? पॉइंट सोर्स के चारों तरफ एक स्फीयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्फीयर। ऐसा आ रही बात समझ में? तो लाइट तो ऐसा एमिट हो रहा होगा ना, लाइट कैसा एमिट हो रहा होगा? ऐसा। अब ये बना, तो सपोज यहां तक क्रिटिकल एंगल है, यहां तक क्या है? क्रिटिकल एंगल है, इसके बाद ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इसके बाद ये परपेंडिकुलर है, इसके बाद का तो आएगा नहीं। तो देखो, अगर ये वाला अपन सॉलिड एंगल ले लें, कौन सा वाला? सॉलिड एंगल, क्योंकि प्लेनर एंगल तो ले नहीं सकते ना, ये तो स्पीयर बन रहा है, तो क्या लेंगे? सॉलिड एंगल। अब टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है? 4 पाई। तो पूरा पी पावर का सोर्स है, वो पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में अपना एनर्जी क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अपना एनर्जी क्या कर रहा है? पूरे 4 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन हमको सिर्फ इतने एरिया में कितना पावर आ रहा है, वो क्या करना पड़ेगा? पी बाय 4 पाई इंटू ये जो सॉलिड एंगल है वो। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, हरी बात समझ में? पी डैश जो पावर सिर्फ बाहर आ रहा है, स्पेस से बाहर, जो सर्कल फिल्म लेंस का पावर जो बाहर आ रहा है, वो अपने को क्या करना पड़ेगा? पी बाय 4 पाई इंटू सॉलिड एंगल। ये बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का क्लियर है? ठीक, तो ऐसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और वो रेडियस, जो ये इसका रेडियस बन रहा है आर, उसके हिसाब से हम लोग ये सॉलिड एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थीटा सी एंगल हो जाएगा, तो थीटा सी और आर के टर्म्स में हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जब रेशियो लेंगे तो आर और आर कट भी जाता है, वो बाद में देखेंगे, आप लोगों को जब इसका सवाल बनाऊंगा तो बताऊंगा। बाकी ये याद रखना, पावर निकालने के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे तो बता दूंगा क्या यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला लिखिए बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक और डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बच्चों? क्लैडिंग होती है और दो मटेरियल होते हैं। कितने मटेरियल? दो। तो ये 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 और ये। ठीक, तो यहां पे क्या होता है? जो बीच वाला मीडियम होता है वो डेंसर होता है। क्या होता है बच्चों? डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं? म्यू 2। और ये जो मीडियम होता है बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं? रेयरर मीडियम। ये क्या होता है? म्यू 1। ये भी रेयरर रहता है, ये भी क्या रहता है? म्यू 1। तो बीच में डेंसर मीडियम भरे रहता है और उसके ऊपर और नीचे क्या भरे रहता है? रेयरर मीडियम। अब अपन क्या करते हैं? लाइट को यहाँ पर एंटर कराते हैं। लाइट को क्या करते हैं बच्चों? सपोज यहाँ से एंटर कराए, तो लाइट को ऐसे एंटर कराते हैं कि ये कितने पे पड़े? क्रिटिकल एंगल या तो उससे ज्यादा। तो फिर लाइट बाहर जाएगी? नहीं, वो टोटली क्या हो जाएगी? इंटरनल रिफ्लेक्ट। बाई सिमेट्री, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो फिर कितने पे लगेगी? थीटा सी पे। फिर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। फिर कितने पे लगेगी? थीटा सी। फिर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये डेंसर मीडियम में ही बने हुए हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ते रहेगी। और भाई स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत तेज होती है, आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बहुत तेज। तो ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, ऐसा चार्ज यानी करंट से आप ले जाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। ठीक है, बाकी इससे ले जाएंगे तो भगा भग। हरी ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डाटा का। किससे? ऑप्टिकल फाइबर से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं? अंदर में सिग्नल छोड़ देते हैं, तो वो टकरा टकरा के आगे बढ़ता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिकल फाइबर। तो इससे भी सवाल आता है बच्चों, इससे भी क्या आता है? सवाल। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर और बाहर का दे देगा, उससे आप क्या निकाल लेंगे? क्रिटिकल एंगल। फिर आपको पूछेगा भाई क्लैडिंग की लेंथ फलाना है, इसकी बीच की थिकनेस इतनी है, तो बताइए कितने टाइम में ट्रांसमिशन होगा इतने दूर, ये सब आपको पूछता है। तो आपको ज्योमेट्री लगा के ये डिस्टेंसेस थीटा के टर्म्स में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो निकालना है, और फिर जो स्पीड दी रहती है, स्पीड ऑफ लाइट यूज करके उससे टाइम निकालना रहता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कई में आपको डी बोल देगा बहुत छोटा है, तो हम लोग को जो ये ऐसा ऐसा चल रहा है नेगलेक्ट करके सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, स्पीड वही लेना पड़ेगा। कई में आप लोग को बोल देगा डी लार्ज इनफ है, तो उस केस में आपको फिर वो टेढ़ा डिस्टेंसेस निकालना पड़ेगा। क्लियर? बाकी सिंपल रहते हैं, क्वेश्चन क्या रहते हैं? सिंपल। आगे बनाएंगे तो देखेंगे ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बढ़े आगे? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब बनाते हैं कुछ सवाल। क्या बनाते हैं बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला क्वेश्चन क्या दिया?
फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम म्यू बराबर 2 इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है बच्चों इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। लाइट कहां से आ रही है बोल रही है? लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम। इंसिडेंट क्या में है? वैक्यूम में। लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो हमको ये जो बोल दिया है 2 थीटा सी, एंगल कितना है बच्चों? 2 थीटा सी। बात समझ में आएगी नहीं? तो हमको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये म्यू बराबर 2 है, ये म्यू बराबर 1। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ना क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी कैसे निकालते हैं? 1 बाय म्यू। पढ़े? साइन थीटा सी बराबर क्या होता है? 1 बाय म्यू। क्योंकि क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? सपोज एक लाइट रे आई कितने एंगल से? क्रिटिकल एंगल से। तो पढ़ के क्या हो जाती है बच्चों? अलोंग द सरफेस ग्रेजिंग रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। तो ये एंगल कितना रहता है? 90। तो म्यू इंटू साइन थीटा सी बराबर 1 इंटू साइन 90, क्योंकि बाहर एयर है तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो साइन थीटा सी 1 बाय म्यू आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना दे दिया है? 2। तो बताओ थीटा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया। कल वही नहीं बना रहा था। तो 30 डिग्री हो गया। तो 2 थीटा सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? साइन 60 इंटू 1 बराबर 2 इंटू साइन आर। जहां पर है वहां का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू म्यू, जहां पर है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटू म्यू। तो साइन का वैल्यू क्या होगा? √3/2 बराबर साइन आर। ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4। तो कितना आ जाएगा? साइन आर √3/4। समझ में आई बात? पक्का बच्चों? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला ये बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली टू द सरफेस AC ऑफ अ प्रिज्म डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। मतलब आपको ये बताना है ये एंगल क्या हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो ताकि जो लाइट नॉर्मली एंटर कर रहा है वो AB के पार ना जा पाए। AB क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो सेपरेट कर रहा है अंदर डेंस बाहर रेयर मीडियम को। आ रही बात समझ में? तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी तो AB के बाहर नहीं जाएगा। तो हमको क्या मानना है? देखो ये यहां आया, ये सरफेस का क्या बना लिया बच्चों? नॉर्मल। सरफेस का क्या बना लिया? नॉर्मल। तो बताओ ये एंगल क्या होना चाहिए? ये एंगल होना चाहिए थीटा सी। समझ में आई बात? ठीक। और एयर से आ रहा है और प्रिज्म का ये कितना दिया है? तो आपको पता है ये थीटा सी कितना होना चाहिए? 3/2। साइन थीटा सी कितना होना चाहिए? 3/2। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? चलिए, ये थीटा सी है, ये थीटा सी है। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं बताओ? हम्म हम्म, ये थीटा सी है और ये कितना है? 90। ये कितना है? 90। ये कितना है? 90। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बच्चों। समझ में आ रही बात? तो अपन क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस थीटा सी प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 360। 270 माइनस 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 90 माइनस थीटा सी। तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3। क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 1/μ। तो 2/3। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। पक्का? क्लियर है क्वेश्चन? तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, बोला बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बस ये थीटा सी से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। थीटा सी से क्या होगी? रिफ्रैक्ट। तो आप देखें यहाँ पर वो बन रहा है क्या? क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। बना ली। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल, a slab of refractive index mu is placed in a air and light is incident at a maximum angle theta 0 from the vertical.
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस। टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल मतलब ये वाली, ठीक है बच्चों, टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल नहीं ना, वर्टिकल, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम को अपन फिर से बना लेते हैं क्योंकि वो डायग्राम मजा नहीं आ रहा है ना, यहाँ बनाते हैं, यस, ठीक है। अब देखो अपन क्या माने, देखो लाइट ऐसे आई, थोड़ा टेढ़ा करके लाते हैं, मजा आएगा, ठीक है, ऐसे आई, ये एंगल क्या दिया है, थीटा सी। अब क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हुआ और ये लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो जाएगी नहीं, तो इसको क्या बोल दिया अपन, आर, है ना। अब ये बोला है कि जो वर्टिकल है उससे क्या होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, क्या होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा सी, ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, थीटा सी। तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल को मिला दो तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है। सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, हमको थीटा जीरो में रिलेशनशिप निकालना है ना, थीटा जीरो के टर्म्स में। सबसे पहले यहां स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाहर एयर है अंदर क्या है, म्यू। तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 sin थीटा जीरो बराबर म्यू साइन आर। ये समझ में आई बात, 1 sin थीटा जीरो बराबर म्यू साइन आर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे लगाते हैं थीटा सी का वैल्यू लिख देते हैं, तो साइन थीटा सी कितना रहेगा बच्चों, साइन थीटा सी हमेशा कितना होता है, 1/म्यू, तो इसको क्या लिख लेते हैं, 1/म्यू। अब थीटा सी को और आर के बीच में एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा सी प्लस आर, क्या लिख रहा हूं, थीटा सी प्लस आर बराबर कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो आर को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा सी। तो यहां पर आर की जगह क्या रख सकता हूं, 90 माइनस थीटा सी। साइन 90 माइनस थीटा सी, कॉस थीटा सी, क्या जाएगा, कॉस थीटा सी। तो यहां से ऐसा आएगा, साइन थीटा जीरो बराबर म्यू इंटू कॉस थीटा सी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब हमको तो थीटा जीरो के टर्म्स में निकालना था, जब साइन थीटा सी 1/म्यू है तो बताओ कॉस थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी 1/म्यू है तो कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बाय, सॉरी ये म्यू हुआ ये 1 हुआ, तो ये क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो कॉस थीटा सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू। तो ये कॉस थीटा सी की जगह यहाँ पर डाल देंगे, डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, म्यू से म्यू कैंसल, तो क्या आएगा, साइन थीटा जीरो बराबर क्या आएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया कि नहीं है क्या आएगा, साइन थीटा सी बराबर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू इसके बराबर होगा, अच्छा म्यू की वैल्यू भी निकालने वाला है, किसकी वैल्यू निकालने वाला है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। अच्छा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बोला है, फिर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर ऐसा, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालना, तो स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा जीरो बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो म्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी। क्लियर है बात, समझ में आई बात, थीटा सी नहीं है वो, थीटा जीरो है, ठीक, समझ में आई बात। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, म्यू का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जीरो। हाँ हाँ, तो अब ये थीटा पे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम लगा लेंगे, लेकिन अब समझ रहे हो ना, डिपेंड तो इसी पे करेंगे, ठीक है। क्या बन, नहीं बेटा नहीं, आ रही बात समझ में, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, apparent shift of an object due to refraction। क्या लिखिए, apparent shift of an object due to refraction, ठीक। ये एग्जांपल अपन रियल लाइफ में देखें बच्चों, जैसे सपोज पूल रहता है, क्या रहता है, पूल। तो पूल को अगर अपन देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, तो उसका जो बेस रहता है अपने को थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है।
तो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि वो रियल डेप्थ तो इसकी कुछ और है, एपरेंट डेप्थ कुछ और है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद एक सपोज ड्रम है, उसमें हाथ डालेंगे, पानी भरा हुआ ड्रम, तो आपका हाथ का लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो गया दिखता है। जब पानी से बाहर निकालते तो लंबा हो गया, है ना। इसका मतलब लंबा छोटा नहीं हो रहा है, मतलब दिख ऐसा रहा है, क्योंकि लाइट जब पानी से बाहर आ रहा है तो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के कारण आपको चीजों का जो पोजीशन है एक्चुअल, उससे अलग भी दिख सकता है। बात समझ में आई? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं आप लोग, रियल डेप्थ या शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कोई अंदर पानी में है और बाहर देख रहा है, उसको भी शिफ्ट दिखेगा। कोई बाहर है और अंदर पानी में देख रहा है तो उसको भी शिफ्ट दिखेगा। ठीक, कब पास दिखेगा कब दूर दिखेगा ये अपन देखते हैं फॉर्मूले से, मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, टैंकर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ये क्या बना ली बच्चों, टंकी। ठीक, अब टंकी में भर देते हैं क्या, पानी। टंकी में क्या भर दिए, पानी। क्लियर। अब पानी के अंदर बना देते हैं बच्चों मछली। पानी के अंदर क्या बना दिए, मछली। सपोज ये मछली को मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है ना। तो जो फॉर्मूला मैं डिराइव करवाने वाला हूं बच्चों, वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, ये बात याद रखना। पैरेलैक्स बताया था ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लेना है जिसमें आई और आर ये सब छोटे छोटे हों। एंगल आई और आर छोटे छोटे कब होंगे, जब नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल उसके पास में होगा। डायग्राम में तो दूर दूर बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मात मान के चलना कि क्या होगा, नॉर्मल से पास पास। ठीक है, तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बनेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नॉर्मल बना लेता हूँ बच्चों। ये बन गया क्या, नॉर्मल। आ रही बात समझ में, ये बन गया नॉर्मल। ठीक, तो अगर एक लाइट रे बच्चों नॉर्मल के अलोंग है ऐसे, तो वो अनरिफ्रैक्टेड कहां चली जाएगी, बाहर। अब एकदम हल्का सा नियर नॉर्मल, हल्का सा मूव करते हुए लेना है, लेकिन मैं ज्यादा सा मूव कराऊंगा डायग्राम के लिए, लेकिन अब मानना वो थीटा बहुत स्मॉल है। ठीक है, अब एक रे सपोज आ रहा है ऐसा, बनाने के लिए मैं दूर बनाया हूं बच्चों, बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दूर बनाया हूं, लेकिन आप मानना ये क्या एकदम नियर नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पे एक नॉर्मल बना, इसको मैं बोल दिया बच्चों एंगल आई। क्या बोल दिया इसको मैं, एंगल आई। ठीक, तो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, अभी क्या है, वाटर टू एयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट सपोज अवे बेंड होके इस तरफ जा रहा है। ठीक, तो देखो मछली से एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे ये बाहर आ रहा है, आ रहा है बाहर। तो मेरे को परसीव क्या होगा, ये जहां पर मीट करेंगे वहां पर परसीव होगा एक्चुअल मछली। तो मेरे को कहां दिखेगी मछली, मेरे को मछली दिखेगी यहां पर, दिखेगी बच्चों। ये मछली का क्या दिखा, इमेज। क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं, ये जो था वो था मछली का रियल डेप्थ। क्या था बच्चों, मछली का रियल डेप्थ। सरफेस से, सरफेस से इतने मछली नीचे थी, लेकिन सरफेस से उसका ये जो आया वो क्या आया, एपेरेंट डेप्थ, जो मेरे को दिख रहा है। ठीक, तो ये रियल डेप्थ और ये एपेरेंट डेप्थ। समझ में आई बात। आंख परसीव ऐसी करेगी ना, जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है वो उसको बैक ट्रैक करेगी, कहां से आ रही है वहीं उसको मछली दिखेगी। मछली यहां थोड़ी दिखेगी, मछली कहां दिखेगी, यहाँ। और ये दोनों में जो डिफरेंस आया, ये दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है बच्चों, ये बोलेंगे इसको शिफ्ट। क्या बोलेंगे, शिफ्ट। पक्का, क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं बच्चों, ये शिफ्ट का रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, तो मान के चलते हैं कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। ठीक, और म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, मान सकते हो। अब एंगल मार्क करते हैं बच्चों, ये आई है, ये कितना है, आर। बच्चों ये आई है तो ये आई होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये नॉर्मल, सॉरी पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल। तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल आर है तो बच्चों ये एंगल आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये आर हो गया, ये ई हो गया। अब बच्चों मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूं यहां मस्त।
इस पॉइंट को बोल दिया मैं ए, इस पॉइंट को बोल दिया मैं बी, इस पॉइंट को बोल दिया मैं सी, इस पॉइंट को बोल दिया मैं डी, बोल दिया। अब मेरे को बताओ, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ये और एक ये दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है, दिख रहा है। पहले यही वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा? ये बड़ा वाला, कौन सा? ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट ए, ये वाला, ठीक है। अब बच्चों बताओ, क्या मैं इसमें लिख सकता हूं टेन आई, मर गए, ठीक है, क्या लिख सकता हूं? टेन आई, क्या लिख सकता हूं बच्चों? टेन आई बराबर परपेंडिकुलर विच इज ए बी बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है बच्चों? एसी। एसी को क्या बोल सकता हूं? रियल डेप्थ। तो उसको लिखता हूं डी रियल, ए बी बाय डी रियल, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, छोटा वाला, कौन सा? ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है विच इज राइट एंगल एट ए। तो इसमें टेन आर क्या लिख सकता हूं? ए बी बाय ए डी विच इज अपेरेंट डेप्थ। तो यहां से मैं लिखता हूं बच्चों टेन आर बराबर ए बी बाई डी अपेरेंट। ये समझ में आया? अब दोनों को क्या करता हूं? डिवाइड, दोनों को डिवाइड, ए बी कट गई, तो आया टेन आई बाय टेन आर बराबर अपेरेंट डेप्थ ऊपर चले जाएगा, डी अपेरेंट बाय डी रियल, ठीक। तो यहां से बच्चों अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा, रियल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी रियल, और ये कितना आएगा? टेन आई बाय टेन आर। अब मैं क्या माना था, ये जो रे है वो बहुत करीब है, ताकि ये आई और ये आर ये सब क्या हो? बहुत छोटे हो। आई और आर छोटे होगा तो टेन आई को क्या लिख सकता हूं? साइन आई। टेन आर को क्या लिख सकता हूं? साइन आर। आई भी लिख सकता हूं, आर भी लिख सकता हूं, लेकिन साइन आई साइन आर लिखूंगा, मेरे को जब जो जरूरत पड़ेगा वैसे लिखेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, सिंस रेज आर नियर नॉर्मल, रेज आर नियर नॉर्मल, तो क्या लिख सकता हूं? डी अपेरेंट बराबर होगा डी रियल साइन आई बाय साइन आर। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और साइन आई साइन आर स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, तो मैं इस पॉइंट पे क्या लगा रहा हूं बच्चों? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं यहां पर, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जहां हूं एंगल वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आर लिखूंगा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा? म्यू वन, और साइन आई लिखूंगा तो वहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा? म्यू टू। तो बताओ साइन आई बाय साइन आर क्या आएगा? म्यू वन बाय म्यू टू। अरे बात सुन, म्यू वन बाय म्यू टू क्या आया? म्यू वन बाय म्यू टू। यहां पर डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये? डी आर इंटू म्यू वन बाय म्यू टू। कौन बड़ा था बच्चों? बड़ा कौन था? म्यू टू बड़ा था, तो ये वन से छोटा आएगा, तो अपेरेंट डेप्थ छोटी होगी एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। आ रही बात समझ में? तो यानी जो ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूं उसका एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है, लेकिन मेरे को वो सरफेस से पास दिख रहा है। सरफेस से क्या दिख रहा है? पास। अब आप खुद सोचो, अगर बाहर ऑब्जेक्ट होता और आप अंदर होते, अभी ऑब्जर्वर था बाहर रेयरर मीडियम में और ऑब्जेक्ट कहां था? डेंसर मीडियम में। अगर ऐसा उल्टा होता तो ये हो जाता म्यू टू बाय म्यू वन, और ऐसा होता तो म्यू टू बड़ा म्यू वन छोटा। तो आपका सरफेस से जितना एच हाइट पे है उससे और ऊपर दिखता क्या? इमेज। तो वो और दूर शिफ्ट हो गया लगता, एक्चुअल डेप्थ से और डेप्थ बढ़ गई। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर एयर में है और डेंस में देख रहा है तो डेप्थ कम हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई एक चिड़िया है अंदर और ऊपर मछली, नहीं नहीं सॉरी अंदर मछली है और ऊपर चिड़िया है, तो चिड़िया को मछली कहाँ दिख रही होगी, मछली को चिड़िया कहाँ दिख रही होगी? ठीक है, ऐसे टाइप का सवाल आता है चिड़िया मछली वाला। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे, फॉर्मूला क्लियर है? और शिफ्ट पूछेगा तो क्या कर दोगे? रियल माइनस अपेरेंट। तो नेगेटिव भी हो सकता है शिफ्ट और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी
वो डिपेंड करता है डी रियल बड़ा है कि डी अपेरेंट बड़ा है कि डी अपेरेंट छोटा है। बात समझ में आई? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? रे डायग्राम बना के बताना है क्या कि ये ऊपर क्यों दिखेगा, एक बार बता देता हूं, ठीक है, ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो, है ना। तो मान के चलो अभी ये हो गया पानी, और मान के चलो ऑब्जेक्ट अब बाहर है। ऑब्जेक्ट क्या है? बाहर। ये μ1 है और ये μ2 है। तो देखो बच्चों, एक एक रो एक कैसा आएगा नॉर्मल, तो वो कैसे चले जाएगा? सीधा। अब दूसरा रे को कैसे लाना है? नियर नॉर्मल। कैसा लाना है बच्चों? नियर नॉर्मल, लेकिन बनाएंगे थोड़ा सा दूर, ऐसा। तो थोड़ा सा क्या आया? दूर। ठीक, इस रे डायग्राम को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अपना वाट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा आया। अब लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर की रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, होगा। अब बच्चों इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। और इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये जाएगा, तो यहां मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपको इमेज कहां दिखेगी? ठीक। तो क्या था देखो, पानी की सरफेस से ये जो था वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, डी रियल, या हाइट रियल बोल दो। और पानी की सरफेस से इमेज जो आपको दिख रही है पानी के अंदर वाले ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर अभी कहां है? पानी के अंदर, उसको जो दिख रही है वो रियल से ऊपर दिख रही है। ये क्या हुआ? डी एपरेंट। और अभी डी एपरेंट क्या लिखेंगे? डी रियल इंटू μ2/μ1, क्योंकि जहां लाइट जा रही है वो वाला नीचे आता है, तो μ1 नीचे आएगा, μ2 ऊपर जाएगा। अरे बात समझ, क्योंकि अब साइन आई करूंगा तो ऐसा होगा। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो अब शिफ्ट कहां हो गया? ये हो गया शिफ्ट, शिफ्ट ऊपर हो गया। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? सवाल बना लेंगे ऐसे। याद रखना क्वेश्चन में लिखना जरूरी, अगर लिखा होगा नियर नॉर्मल तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो लगा नहीं सकते। पैरेक्शियल रेज नहीं होगी तो लगा नहीं सकते। ओके, क्यों नियर नॉर्मल ये समझ में आया? आई और आर छोटे हैं। बढ़े आगे? अच्छा नोट कर लो, बना लो, डायग्राम बना लो। हो गया? चलिए अगला, ये क्या बनाते हैं बच्चों? एक सवाल। एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, तो ऑब्जेक्ट कितना नीचे? 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बच्चों? डी रियल। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना दे दिया? 4/3। इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नियर नॉर्मली, मतलब नियर नॉर्मली समझ गए, अपन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ क्या होगा? डी रियल इंटू 1/μ, क्योंकि बाहर एयर है, 1/μ, 1/μ होगा ना बच्चों, क्योंकि जहां पर लाइट जा, यानी जहां पर ऑब्जर्वर है, आपका ऑब्जर्वर है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, जहां पर इमेज है वो नीचे। ठीक है, जहां पर है ना ऑब्जेक्ट है वो नीचे आती है, ऑब्जर्वर वाले का ऊपर आता है। ठीक है, तो ये 1/μ हो गया, तो क्या गया? 100 इंटू 1/4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4, तो ये आएगा 25, तो कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगला चीज, ये 75 सेंटीमीटर कहां से है? बाउंड्री से, ये याद रखना, जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है उससे है, तो डिस्टेंस हमेशा कहां से नापना? बाउंड्री से। तो यहां से 75, तो ऑब्जेक्ट आपको यहां दिखे। क्लियर है बात? ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ऐसे यहां से मत नाप देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, यहां से शिफ्ट होता है, तो 25 सेंटीमीटर शिफ्ट आया है, तो क्वेश्चन में कभी कभी शिफ्ट दे देता है, तो उसको, उससे अपने को एपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है? बढ़े आगे, फॉर्मूला लगाना सीखे। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल बनाते। अरे मर गए, आ गया बंदर मछली सब आ गए। सी द फिगर, देख लिए। अब बताना है, फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एपरेंट और वो निकाल लेते हैं बच्चों। तो बर्ड कितने ऊपर है यहां से? 36। बर्ड कितने ऊपर है? 36। तो बच्चों बर्ड के लिए डी एपरेंट लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर बर्ड। तो बर्डी के लिए क्या हो जाएगा? डी एपरेंट बराबर डी रियल इंटू, बच्चों देखो
क्या बाय क्या लिखूंगा? अभी चिड़िया कहाँ है? ये अपना ऑब्जेक्ट है ना, ये कहाँ है? हवा में। ऑब्जर्वर कहाँ है? नीचे में। पानी में सपोज ऑब्जर्वर है, तो ये और ऊपर दिखेगा, तो क्या लिखेंगे? वाटर बाय एयर। तो डी रियल कितना हो जाएगा? 36 इंटू ये क्या है 4/3। 3 कितना जा? 12 जा। कितना आएगा बच्चों? 48 सेंटीमीटर। तो कहां से 48? सरफेस से 48, याद रखना। यहां चिड़िया दिखेगी अपनी, सरफेस से कितना? 48। क्लियर है? सरफेस से 48। नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड। कितना? 48। अब देखो, व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। तो ऐसा नहीं करना है कि ये इसकी अपरेंट पोजीशन निकाले फिर दोनों के बीच की दूरी निकाले। भाई ये तो खुद है ना, ये तो जहां है वहीं है। तो उसको लगेगा पानी की सरफेस मेरे से 36 ऊपर है, और जो बर्ड है उसकी इमेज 48 ऊपर है, तो उसको टोटल कितना दिखेगा? 36 प्लस 48। आ रही बात समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? 36 प्लस 48। क्लियर है? अब निकालते हैं फॉर फिश। क्या निकालते हैं बच्चों? फॉर फिश। तो मछली के लिए क्या होगा? डी अपेरेंट, ये होगा डी रियल। मछली के लिए डी रियल कितना है? 36 इंटू, अब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? पानी में। ऑब्जर्वर कहाँ है? हवा में। तो ये नीचे और वो ऊपर, तो एयर ऊपर होगा, तो 1/4/3। तो आ जाएगा 36 इंटू 3/4। 4 निया, सॉरी 27 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 27 सेंटीमीटर। कहां से? सरफेस से 27। तो सरफेस से 27। तो बर्ड को क्या है? बर्ड यहां से नहीं देख रहा है, ये बर्ड का इमेज है, बर्ड तो एक्चुअल में यही है। तो बर्ड को फिश कितना दूर दिखेगा? 36 प्लस 27। तो ये वाला क्या होगा? और ये 27। समझ में आई बात? पक्का? तो दोनों का चेंज करके मत देखना, बर्ड को तो लग रहा है ऐसा है करके, है ना? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का क्वेश्चन भी पूछेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ऐसा टाइप का भी पूछेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश पूछेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विथ वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फिश, ऐसा करना पड़ेगा। हरी बात समझ? क्योंकि बर्ड तो देख रहा है, फिश अगर देख रहा है तो बर्ड का इमेज का वेलोसिटी उसको दिखेगा, ना कि इमेज। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, डी अपेरेंट डी रियल वाला, और फिर उसको बर्ड की वेलोसिटी में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी में माइनस प्लस करके देखना पड़ेगा कि बर्ड को लग रहा है कि वो कितने वेलोसिटी से आ रही है या कितने वेलोसिटी से जा रही है। वैसा क्वेश्चन भी आगे करेंगे, अपना चिंता मत कीजिए, ठीक है? एडवांस वाले सेक्शन में भी करेंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ठीक है? नेक्स्ट, अगला सवाल। ठीक, उदय आई गया स्पीड वाला, ठीक है? घबराना नहीं, कोई घबराएगा नहीं, मैं घबरा रहा हूं, आप लोग मत घबराइए। A fish in an aquarium approaches the top surface of water at a rate of 3 meter per second. तो क्या है? ये एक्वेरियम का टॉप है बच्चों। फिश कहाँ है हमको पता नहीं है, लेकिन जो फिश है वो ऊपर जा रही है, कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फिश है। कितनी बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? अब अगला, ऑब्जर्व्स अ बर्ड अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो देखेगी क्या बच्चों? एक बर्ड जो इसको अप्रोच कर रही है, कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। और बर्ड की किसकी वेलोसिटी होगी? इमेज की वेलोसिटी, क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर देखेगा तो बर्ड थोड़ी दिखता है, बर्ड का इमेज दिखता है। अरे भाई समझ, बर्ड का इमेज दिखता है। बात समझ में आएगी नहीं है? वो 8 मीटर पर सेकेंड है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। क्या निकालना है बच्चों अपने को? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ बर्ड की इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। ये क्या दिया है बच्चों? 8 बराबर वेलोसिटी ऑफ बर्ड की इमेज कितनी हो जाएगी वो हमको पता नहीं है, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। वेलोसिटी ऑफ फिश, इसको मैं प्लस लिया हूं बच्चों 8, तो इससे क्या लूंगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
तो वेलोसिटी जो बर्ड की इमेज की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मेरे को भी आया। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, डी रियल कौन देख रहा है? मछली देख रही है, मछली देख रही है। तो डी रियल बराबर क्या लिखेंगे? डी, सॉरी उल्ट, डी एपेरेंट बराबर डी रियल इंटू मछली, मछली नहीं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्या होगा? मछली देख रही है बाहर, मतलब ये तो बढ़ना चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो म्यू कहां आएगा? ऊपर। म्यू कहां आएगा बच्चों? ऊपर। एयर नीचे में रहेगा, जहां पर वो क्या ऑब्जेक्ट रहता है वो नीचे रहता है। अरे बात समझ में? तो म्यू ऊपर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक बार क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। क्या कर देते हैं बच्चों? डिफरेंशिएट। तो डी डी एपेरेंट बराबर डी डी रियल इंटू म्यू, ये होगा। दोनों को कैसे डिवाइड कर दो बच्चों? डी टी डी टी। तो डी डी एपेरेंट बाई डी टी क्या होगा? ये इमेज का एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, जो कि कितना है? 5। डी डी रियल क्या होगा? ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी, बर्ड का मेरा मतलब। और इंटू क्या होगा? म्यू। म्यू कितना है? 4/3। समझ में आई बात? तो बच्चों बर्ड ऑब्जेक्ट का जो बर्ड है उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 15/4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ? हाँ, जहां जहां ऑब्जेक्ट रहता है वो म्यू नीचे रहता है। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है? बर्ड एयर में ना, तो 1 नीचे। अरे ऐसे मत कंफ्यूज हो, अगर आप एयर वाले को देख रहे हो तो बढ़ेगा ना, तो डेंसर वाला ऊपर रहेगा। और क्या ऐसा सोच लो ना, बात समझ में आएगी? नहीं, रेयर वाला नीचे रहेगा। ठीक है, पक्का? समझ में आएगी नहीं है बच्चों ये चीज? तो रिलेटिव वेलोसिटी खेल है, इसलिए नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब देखेगा तो वो इमेज की वेलोसिटी देखेगा, ना कि बर्ड की वेलोसिटी। तो इससे इमेज की वेलोसिटी निकल जाएगी। इमेज की वेलोसिटी एक बार निकल गई, उस फिर अपेरेंट वाला फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करके एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेना है। बात समझ में आई? पक्का? तो कुछ भी इनमें से एक अननोन और दूसरा नोन दे देगा तो ये सवाल को और 15 तरीके से पूछा जा सकता है। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? 2 मीडियम भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। आ रही बात समझ में? किसी का भरोसा मत करना, है ना? चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ते हैं, हो तो गया। ठीक है, तो ये था अपन क्या तक पढ़ लिया बच्चों? रिफ्रैक्शन तक। रिफ्रैक्शन का जितना भी प्रिंसिपल है। अब जो ग्लास स्लैब आता है उससे रिफ्रैक्शन, और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। अब आपको यहां तक का सवाल आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज का जो सवाल है वो बनाएंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे? बुकलेट का सवाल। ठीक है, तो चलो सवाल बनाते हैं।